नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी की पुस्तक वितान भाग 2 में से डायरी के पन्ने, जिसे लिखा है एन फ्रैंक ने। इसका आज हम पढ़ते हैं पहला भाग और सबसे पहले जानते हैं कि डायरी लिखने के उद्देश्य क्या होते हैं। व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने या व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, उसे वह डायरी में लिख लेता है। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है, जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं, जिसके द्वारा हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। जिस प्रकार हम फोटो को देखकर उस अवसर की याद ताजा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यह डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों और दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक का जीवन परिचय। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1945 में फरवरी या मार्च के महीने में नाजी यातना गृह में हुई थी। एन की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। इनकी लिखी डायरी मूलतः डच भाषा में 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके पश्चात 1952 में यह द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। यह डायरी संसार की सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तकों में एक है। इसकी प्रसिद्धि के कारण इस डायरी पर संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक प्रकार के संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस पर आधारित फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि भी बन चुकी हैं। अतः यह डायरी अपनी किसी न किसी विशेषता के कारण साहित्य व कला के क्षेत्र में निरंतर चर्चा का विषय रही है। एन फ्रैंक की मृत्यु अल्प आयु में ही 15 वर्ष की आयु में ही नाजियों के यातना गृह में वर्ष 1945 में हुई थी। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। डायरी के पन्ने द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से कुछ अंश मैं बता रही हूँ आपको। यह डायरी एन फ्रैंक को उपहार में मिली एक गुड़िया को संबोधित करके लिखी गई है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने का डर, हंसी मजाक, अकेलापन, सब कुछ है। एन फ्रैंक की यह डायरी इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयां करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, अपितु सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। और यह भोक्ता होता है साक्षात अनुभव करने वाला, जिसने उस दुख को भोगा हो। यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना तो बहुत गहरी है। उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों से भी वो पूरी तरह से अछूती है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन रक्षा की। जर्मनी के शासक, जो कि उस समय हिटलर थे, उसने गैस चैम्बर और फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा। ऐसे समय में 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक फ्रैंक परिवार था
और दूसरा वान दंपति। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़े गए और 1945 ईस्वी में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन ने डायरी अपने 13वें जन्मदिन पर 12 जून 1942 को जो उसे मिली थी सफ़ेद और लाल जिलेट वाली नोटबुक, उसमें लिखी है। एन ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करके यह डायरी लिखी जो कि उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। तो सबसे पहला पत्र, सबसे पहला पेज जो एन ने लिखना शुरू किया था वो था 8 जुलाई बुधवार 1942। एन किट्टी को संबोधित करते हुए लिखती है कि रविवार की रात से ही हमारे जीवन में उथल पुथल मच गई थी। एक एक पल भारी मालूम हो रहा था। दरअसल रविवार दोपहर 3 बजे एएसएस यानी कि सेंट्रल ऑफिस ऑफ ज्यूइश इमिग्रेशन के द्वारा एन की बड़ी बहन 16 वर्षीय मार्गरेट के लिए बुलावा आया था। इस खबर को सुनकर सभी लोग डर गए और अज्ञातवास में जाने का निर्णय लिया। 2 परिवारों के 7 लोगों ने क्रमशः एन के पिता के ऑफिस की गोदाम में शरण ली। इनके साथ एक पीटर भी था। इन 7 लोगों में एन, उसके माता पिता, उसकी बहन मार्गरेट, वान दंपति, उनका 15 वर्षीय बेटा पीटर शामिल था। मिस्टर डसेल नामक 8वां सदस्य बाद में इनके साथ जुड़ गया था। 9 जुलाई दिन गुरुवार 1942 एन लिखती है कि इस दिन वे अपने छिपने के स्थान पर पहुंचते हैं। यह गुप्त आवास उसके पिता का ऑफिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताती है कि यह भवन गोदाम व भंडार घर के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। इसी कमरे में दिन के समय पोप, मिएप व मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। ये इसके पिता के साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं। एक छोटे से गलियारे में दम घोटू अंधेरे युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। यही मिस्टर डॉलर व चांदन बैठते हैं। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से दूसरी मंजिल का रास्ता है जो गली की तरफ खुलता है। यहीं पर एन और उसका परिवार रहता है। 10 जुलाई शुक्रवार 1942 को एन लिखती है कि इस दिन गुप्त आवास के पहले दिन का वर्णन भी वह इसके साथ करती है। यहाँ पहुँचने पर उसकी माँ और बहन पूरी तरह थक जाती हैं। एन और उसके पिता नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं और वे भी बुरी तरह से थक जाते हैं। दिन में वे पर्दे हटा नहीं सकते थे। अंधेरा होने के कारण पर्दे हटाकर पड़ोस में ताक झांक कर लेते थे। लेखिका डसेल के बारे में बताती है कि वे बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। उनके भाषण सुनकर वह बोर हो जाती है। वह उनकी अनुशासन संबंधी बातें नहीं सुनती क्योंकि वे चुगलखोर हैं। वे सारी बातों की रिपोर्ट उसकी मम्मी को दे देते हैं और मम्मी से उसे उपदेश सुनने पड़ते थे। कभी कभी डांट भी खानी पड़ती थी। कभी कभी मिसेज वान 5 मिनट बाद उसे बुला लेती थी, जिससे एन बहुत चिढ़ती थी। डसेल को कहीं से पैरों से चलाने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। पूरा चेकअप उसने उनसे वह करवा लेगी ऐसा सोचा उसने। घर के कायदे कानून के पालन में मिस्टर डसेल आलसी हैं। मार्गरेट जो कि उसकी बड़ी बहन है, उनके पत्रों को ठीक करती है। पापा ने उन्हें यह काम बंद करने के लिए कहा। अगला पत्र लिखती है, अगली डायरी का पेज लिखती है 19 मार्च 1943 को। लेखिका बताती है कि तुर्कों के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से वे सब लोग परेशान थे। इससे काला बाजारी को झटका लगेगा, साथ ही भूमिगत लोगों को नुकसान होगा। हाँ, तो उस समय उन्होंने क्या किया था कि उस समय उन्होंने 1000 के गिल्टर के नोट पर बैन लगा दिया था, यह सोचकर कि काला बाजारी को झटका लगेगा और साथ ही भूमिगत लोगों को नुकसान होगा। इसके बाद लेखिका ने
23 से लेकर 28 जनवरी 1944 तक लिखा कि 23 जनवरी को एन फ्रैंक लिखती है कि राजसी परिवारों की वंशावली में उसे बहुत ज़्यादा रुचि हो गई थी। वह रविवार को फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने व देखने में भी समय व्यतीत करती है। लेखिका जर्मन घायल सैनिक व हिटलर के बीच बातचीत को रेडियो पर सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। उसी समय उसका पैर मिस्टर डसेल के साबुन पर पड़ गया और साबुन खत्म हो गया। एन ने अपने पापा से इसकी भरपाई करने के लिए कहा, क्योंकि युद्ध के समय महीने में घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती थी। 23 जनवरी 1944 शुक्रवार। कुछ सप्ताह से उसे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की में अच्छी रुचि हो गई है। वह रविवार को फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में समय व्यतीत करती है। मेहनत से स्कूल का काम करती है। वह रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती है और अपने प्रिय कलाकारों की तस्वीरों को देखने में समय गुजारती है। मिस्टर कुगलर उसके लिए सिनेमा एंड थिएटर की पत्रिकाएं लाते हैं। परिवार के लोग इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं। वह शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने की बात कहती है और उससे पहले ही वह फिल्म के मुख्य नायक और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं बता देती है, क्योंकि मिस्टर कुगलर के द्वारा लाई गई फिल्मी पत्रिकाओं में से वो पहले ही पढ़ लेती थी। उसकी मम्मी कहती है कि जब उसे सब याद है इसलिए उसे फिल्म देखने की क्या ज़रूरत है और वो उसे नहीं जाने देती। जब वह अपनी नई केश सज्जा बनाकर आती है तो सभी कहते हैं कि यह तो फिल्म स्टार की नकल कर रही है। तब एन कहती है कि यह उसका स्टाइल है और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, ये है इसका भाग 1 और आप अपनी पुस्तक में से इस भाग को फिर से दोबारा से पढ़ लीजिए और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका द्वितीय भाग। तब तक आप इसको दोबारा पढ़कर और इसके प्रश्न उत्तर याद कीजिए। धन्यवाद।